Good morning students and again welcome to the economics class. In last class we studied about the measurement of national income. There are three methods for the measurement of national income, value added income and expenditure. जो मैंने लास्ट क्लास से हमने उसके अंदर वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था. वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, तो उसका अगला पार्ट आता है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके बाद उसके हमारे को क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं. इसको स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार आपको समरी वाइज शॉर्ट में जो वैल्यू एडेड मेथड उसके जो स्टेप्स हैं हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इन द वैल्यू एडेड मेथड फर्स्ट वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट. हाउ वी कैलकुलेट? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. आई थिंक आपने नोट कर रखा होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. If in the question sales is not given, first we have to find sales. How we can find? Quantity sold multiply by per unit price. जितनी हमने क्वांटिटी सेल करी है उसको हम पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे. Their sum is the total sales. Plus change in stock. If change in stock is given, we can find out it. If not given, then we have to find out it by the closing stock minus opening stock. So our first step is to calculate value of output, or how we can calculate sales plus change in stock. सेल्स अगर नहीं दिया हुआ तो जैसे मैंने आपको बताया कैसे फाइंड करेंगे आप, क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट प्राइस. और इफ चेंज इन स्टॉक इज नॉट गिवन, हाउ यू फाइंड? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. अगर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो आपने क्या करा? प्लस क्लोजिंग स्टॉक. और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो आप उसको माइनस कर देंगे, माइनस ओपनिंग स्टॉक. अगर दोनों दिया हुआ है तब आप क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके आप उसको फाइंड कर लेंगे. कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसा मिल सकता है अनसोल्ड स्टॉक. अनसोल्ड स्टॉक की तरह से हमारे लिए क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक जो रिमेनिंग है तब उसको ऐड करेंगे. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक की जगह आपके लिए क्या आ जाएगा? चेंज सेल्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक. सेकेंड स्टेप हमारे लिए होता है, फर्स्ट हमने काउंट किया वैल्यू ऑफ आउटपुट. सेकंड स्टेप हमारे लिए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड. ये किससे फाइंड होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करेंगे. और अगर किसी इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर डिफरेंट फर्म्स ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी दिया हुआ है, आप उसकी टोटल जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड है अगर आप उसका सम कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जीडीपीएमपी. एक सिंगल फर्म के लिए क्या होगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड. और डिफरेंट फर्म्स या सेक्टर का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसका सम क्या होगा? जीडीपीएमपी. थर्ड स्टेप इसमें होता है टू फाइंड नेट वैल्यू एडेड. हाउ यू फाइंड नेट वैल्यू एडेड? ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन. इसी के अंदर अगर आपको नेट वैल्यू एडेड के साथ एनडीपी एमपी फाइंड करना है तो ये क्या होगा आपके लिए? इट इज द सम ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय द डिफरेंट सेक्टर्स ऑब्लिक फर्म्स इन द इकोनॉमी. फोर्थ स्टेप होता है आपके लिए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. इसे आप कैसे फाइंड करेंगे? आपने फाइंड किया मार्केट प्राइस. अगर आप जो मार्केट प्राइस पर फाइंड कर रहे हैं, अगर आप उसमें से माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी कर देंगे तो मार्केट प्राइस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट में. और फिफ्थ इसके अंदर आता है आपका एनएनपीएफसी. नेट एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे फाइंड होगा? एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई. ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया इसको हमने कल की क्लास में डिटेल में पढ़े थे. हम फर्स्ट फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड, फिर नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट और लास्ट में हम फाइंड करते हैं एनएनपीएफसी मींस नेशनल इनकम. जब इसको हम फाइंड आउट करते हैं तो इसके हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमारे को ध्यान में रखना होता है, जिससे कि हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक्स नहीं होगी. अब पहला पॉइंट आता है इसके अंदर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नॉट बी इंक्लूडेड. हम जितने भी गुड्स को हम यूज में ले रहे हैं, अब गुड्स हमारे लिए दो तरह की होती है, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स और एक हमारे लिए होता है फाइनल गुड्स. तो जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स पर हम कंजम्पशंस करते हैं उसकी वैल्यू का सम हमारे लिए क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशंस. और इस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नेशनल इनकम के मेजरमेंट में हम इंक्लूड नहीं करते. हमें क्या चाहिए होता है? फाइनल में सब इंटरमीडिएट लेस कर देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? वैल्यू एडेड. और हम क्या फाइंड कर रहे हैं? वैल्यू एडेड. कैसे आपने फाइंड करा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन.
तो जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती, और साथ ही साथ इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड में से लेस कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडेड। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई बार, जैसे मान लीजिए किस गुड्स को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन में जो गुड्स यूज में लिए जा रहे हैं और वो गुड्स फाइनल उसमें मर्ज हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। एक बहुत सीधा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, सैंडविच। अगर आप एक सैंडविच बना रहे हैं और उसके आपसे मतलब सेलर जो मार्केट में सेल आउट कर रहा है, नॉट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। एक बेकरी ओनर, एक रेस्टोरेंट ओनर सैंडविच बना के सेल कर रहा है और उसके लिए ब्रेड काम में ले रहा है, तो ब्रेड की वैल्यू सैंडविच में मर्ज हो गया, तो हम उसको अलग से ऐड नहीं करेंगे। अगर उसको ऐड करते हैं सो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इट मींस किसी कमोडिटी की वैल्यू नेशनल इनकम में एक से ज्यादा बार इंक्लूड होना, ये कहलाता है डबल काउंटिंग, और इट विल गिव अस मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता है मशीन्स। आपको प्रोडक्शन यूनिट अगर मशीन काम में ले रही है तो उसको इंटरमीडिएट गुड्स मानेंगे या फाइनल। अब मशीन हमेशा क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि मशीन फाइनल प्रोडक्ट में मर्ज नहीं होती। हम मशीन की हेल्प से प्रोडक्शन करते हैं, बट मशीन की जो इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन है वो उसमें रहती है। बट अगर एक मशीन सेलर या कोई डीलर है, वो सेलिंग पर्पज से मशीन परचेज कर रहा है, एक सेलर है और वो क्या कर रहा है, सेलिंग पर्पज से मशीन परचेज कर रहा है, तब क्या होगा, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा। अदरवाइज जितनी मशीन से हम हमारे लिए क्या होगा, फाइनल गुड्स, हम उसको इंटरमीडिएट गुड्स में ट्रीट नहीं करेंगे। सेकंड हम बात करते हैं अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक आल्सो इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जैसे हमने देखा वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। अगर किसी क्वेश्चन में चेंजिंग स्टॉक की जगह अनसोल्ड स्टॉक लिखा हुआ है तो इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि आपने देखा फॉर्मूले से हम चेंजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो जो अनसोल्ड स्टॉक उसके पास बच गया, जो इन्वेंटरी उसके पास बच गई किसी फर्म के पास, उसके लिए क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, एंड इट विल बी एडेड। नेक्स्ट आता है इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। मैंने यहाँ पर वर्ड्स काम में लिया है सेपरेटली, मतलब इंपोर्ट्स हम अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर किसी फर्म्स के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन टोटल दिया हुआ है तो इट मींस इंपोर्ट उसमें इंक्लूड है, आप अलग से इंपोर्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ है, डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय फर्म, और फर्म का जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो डोमेस्टिकली दिया हुआ है, या फिर जो फर्म का इंटरमीडिएट कंजम्पशन से वो डिफरेंट फर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है, मतलब जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फर्म ए परचेज फ्रॉम फर्म बी, फर्म ए परचेज फ्रॉम फर्म सी, फर्म ए परचेज फ्रॉम फर्म डी। In that case, import separately added. If it's given as domestic intermediate consumption, then we again add the import as intermediate consumption. But if total intermediate consumption is given, we not include imports. कई बार इसमें confusion होता है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है intermediate consumption of the firm, तब आप import add नहीं करेंगे। अगर लैंग्वेज इस तरह से लिखा हुआ है डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय द फर्म, तब हम इंपोर्ट ऐड करेंगे। अगर लैंग्वेज इस तरीके से आ रही है, फर्म ए परचेज फ्रॉम फर्म बी, फर्म ए परचेज फ्रॉम फर्म सी, फर्म ए परचेज फ्रॉम फर्म डी, इन दैट केस यू हैव टू इंक्लूड इंपोर्ट्स, तब हम इंपोर्ट्स इंक्लूड करेंगे। अगर टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो आप इंपोर्ट अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। In the similar way, exports are also not separately included in the estimation of national income. अगर किसी फर्म के लिए सेल्स, टोटल सेल्स गिवन है, तब एक्सपोर्ट अलग से नहीं करेंगे। अगर इस तरह लिखा होता है डोमेस्टिक सेल्स, तब एक्सपोर्ट इंक्लूड करेंगे। अगर इस तरह से लैंग्वेज लिखी आती है, फर्म ए सेल टू फर्म बी, फर्म ए सेल टू फर्म सी, फर्म ए सेल टू फर्म डी, इन दैट केस यू हैव टू आल्सो इंक्लूड एक्सपोर्ट। दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है। अगर सेपरेटली हमारे को इंपोर्ट्स दिया हुआ है और साथ में हमारे को टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, तो इंपोर्ट एक नहीं होता एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
सिमिलर वे के अंदर एक्सपोर्ट हम सेपरेटली अलग से नहीं करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे को टोटल सेल्स दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट ऐड नहीं होगा। अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है तब हम एक्सपोर्ट अलग से ऐड करेंगे, या जो टोटल सेल है फर्म के उसको डिवाइड कर रखा है, फर्म ए सेल टू बी, फर्म ए सेल टू सी, फर्म ए सेल टू डी, in that case we have to add the exports. So these are the some important points which you have to remember when you solve the numerical questions. Now we study what are the precautions of this value added method. प्रीकॉशन का मतलब होता है सावधानियां। आज हम सावधानी रख के घर पे बैठे नहीं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इसी तरीके से जब हम वैल्यू एडेड मेथड काम में लेंगे तो हमारे को क्या प्रीकॉशंस, क्या सावधानियां रखनी है, उसके कुछ 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मोस्टली आपको सब बुक्स के अंदर मिलेंगे। हम उसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के मेजरमेंट में जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बिकॉज देयर वैल्यू इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स। To find the value added, we deduct their value from the final output. So how we calculate value added? Final value minus intermediate value. तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है हम उसकी वैल्यू को अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं so it will create the problem of double counting of national income. One more, sale and purchase of second hand goods are not included. नेशनल इनकम के मेजरमेंट में जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं हम उनकी वैल्यू को भी इंक्लूड नहीं करते। रीजन, बिकॉज देयर वैल्यू इंक्लूडेड व्हेन दे आर फर्स्ट टाइम यूज। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कार, अब फर्स्ट टाइम जब वो कार सेल हुआ अब तो उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, और उसकी वैल्यू बार-बार रीसेल हो रही है तब उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज इट नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन पर्पस। वो प्रोडक्शन पर्पस को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। फर्स्ट टाइम जब कार का प्रोडक्शन हुआ था, वो कार सेल हुआ था, तब हमने उसकी वैल्यू को इंक्लूड कर लिया था। अब रीसेल में जितनी बार वो सेल होगा उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो किसी तरह की कोई नई कार का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एंड इट विल अगेन क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो जितने भी सेकेंड हैंड गुड्स हैं हम उनको इंक्लूड नहीं करते। थर्ड वन, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इट मींस डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। जितनी भी सर्विसेज दो तरह की होती है, तो डोमेस्टिकली सर्विसेज होती हैं और दूसरा मार्केट सर्विसेज होती है। जो मार्केट सर्विसेज मींस जिनकी मार्केट वर्थ है, उनको मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो उनको इंक्लूड करते हैं। पर जो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं इट मींस जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज आती हैं और जिनके मार्केट वर्थ नहीं होती, हम इनको नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं करते। इसके बहुत अच्छे एग्जांपल है सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। किसी घर में हाउसवाइफ अपने फैमिली मेंबर्स को जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो डोमेस्टिकली वर्क कर रही है, अब उसकी वर्क का जो मेजरमेंट है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, मॉनेटरी मेजरमेंट है, वो नहीं किया जाता, और उसकी सर्विसेज की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों? उसका मॉनेटरी मेजरमेंट नहीं हो रहा है। सिमिलरली ए टीचर टीच टू हिज ओन चिल्ड्रन। एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है घर पे, तो उसकी सर्विस की वैल्यू भी इंक्लूड नहीं की जाएगी। एंड नर्स ट्रीट टू हिज ओन पेरेंट्स एट हाउस। एक नर्स अपने पेरेंट्स का ट्रीटमेंट कर रही है घर पर, तो उसकी वैल्यू भी इंक्लूड नहीं होगी। हम किसकी वैल्यू इंक्लूड करते हैं? जिसकी मार्केट वर्थ है, इसका मार्केट मॉनेटरी मेजरमेंट हो रहा है। और जो डोमेस्टिकली सर्विसेज है हम उनका नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल इंक्लूडेड। हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं उनकी वैल्यू इंक्लूड की जाएगी, पर यहाँ भी कंडीशन ध्यान में रखने वाली है कि उनका मॉनेटरी मेजरमेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ए फार्मर प्रोड्यूस 50 क्विंटल ऑफ व्हीट एंड इज सोल्ड 45 क्विंटल इन द मार्केट। एक फार्मर ने 50 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन करा और 45 क्विंटल उसने मार्केट में सेल कर दिया, एंड द रिमेनिंग 5 क्विंटल यूज बाय हिम, और बाकी का 5 क्विंटल वो खुद यूज में ले रहा है। अब यहाँ पर ये जो 5 क्विंटल व्हीट है, क्या हम इसको नेशनल इनकम में मेजरमेंट करेंगे या नहीं? द वैल्यू ऑफ दिस 5 क्विंटल व्हीट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट हैज द मार्केट वैल्यू। और मार्केट पर जो 5 क्विंटल गेहूं को फार्मर मार्केट में सेल आउट कर रहा है, अब उसकी भी मार्केट वर्थ है, उसकी मार्केट वैल्यू है, तो इसलिए उसको इंक्लूड किया जाएगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, vegetable produced by
in a vegetable produced by a housewife in his kitchen garden. एक हाउसवाइफ है, उसने अपने कुछ पॉट्स गमले लगा के कुछ वेजिटेबल प्रोड्यूस करा और वेजिटेबल्स को वो खुद के यूज में ले रही है। अब उस वेजिटेबल की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, रीजन कि उसकी मार्केट वर्थ, मार्केट वैल्यू नहीं है। वो जो वेजिटेबल का प्रोडक्शन कर रही है वो मार्केट में सेल आउट करने के लिए नहीं कर रही, वो किसके लिए कहते हैं, उसकी हॉबी है या टाइम पास एक्टिविटीज है, कुछ भी बोल सकते हैं। पर जब फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन करा तो उसने मार्केट में सेल आउट करने के लिए करा और उससे एक पार्ट उसने खुद कंज्यूम कर लिया, तो जो पार्ट वो खुद कंज्यूम कर रहा है उसकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। वन मोर, इनपुटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। अब ओनर ऑक्युपाइड हमारा मकान है, हमारी जो दुकान है, जो हमारा हाउस है, हमारी शॉप है, अब उसकी जो रेंटल वैल्यू है वे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। बेसिक रीजन कि उसका मॉनेटरी मेजरमेंट हो है। नो मैटर वी आर पेइंग दिस टू समबडी और नॉट। आपके घर का मकान है, आप उसमें रहते हैं, पर आपके मकान का भी किराया बनता है। आप किराया किसी को नहीं दे रहे क्योंकि आपके पास की ओनरशिप है, आप मालिक है मकान के, आप किसी को रेंट नहीं दे रहे, बट उसका रेंट भी आपके लिए बनता है। तो जो रेंटल वैल्यू है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। वन मोर, चेंज इन स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक also included in the measurement of national income। जो अनसोल्ड स्टॉक या जो चेंज स्टॉक है हम उसकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। So all these are the precautions of the value added method which you have to remember when you solve the numerical questions. In the next class we solve the numerical question which are related with the value added method. My advice is to note down all these points and also the yesterday classes points by which is very helpful for you to solve the numerical questions. Thank you.